दवाइयों का कारोबार दुनिया भर में कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 72,000 करोड़ की दवाएं बिकती हैं। ये वो आंकड़ा है जो दर्ज है। ये बाजार कितना बड़ा होगा, इसका सही अंदाजा जरा मुश्किल है। इतना बड़ा मार्केट है तो जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ गलत भी होगा। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, सवाल है जिंदगी और मौत का। क्योंकि दवा यहाँ जिंदगी देती है, वहीं एक गलत दवा मौत भी दे सकती है। एक अमेरिकन स्टडी के मुताबिक अमेरिका में हर साल 1 लाख लोग दवाओं के साइड इफेक्ट और प्रिस्क्रिप्शन एरर से मरते हैं। हिंदुस्तान में यह आंकड़ा कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आम जनता हमेशा ये सोचती है कि जब वो दवाई खरीदती है कि क्या मेरी दवाई असली है कि नकली है, मुझे कैसे पता लगे कि मेरी दवाई जो है मेरे साथ में कोई धोखा तो नहीं किया जा रहा, ऐसा तो नहीं है कि मेरी दवाई फेक ड्रग है। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम आपको आज देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में एक खास पैनल है। मेरे साथ में हैं डॉक्टर प्रोफेसर SK गुप्ता, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्माकोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से रिटायर हुए हैं और अभी वो हैं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में हैं बिजॉन मिश्रा जी, जो कि एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। इस वक्त में वो फाउंडर हैं पार्टनरशिप फॉर सेफ मेडिसिन इंडिया। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। और कर्नाटका से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं BR जगत शेट्टी जी, जो कि फॉर्मर FDA कमिश्नर हैं ऑफ कर्नाटका। जगत शेट्टी जी नमस्कार और वेलकम टू आवर शो। कहते हैं कि सिर्फ 0.04% स्पूरियस ड्रग्स हैं, लेकिन 5 से 10% जो दवाइयाँ हैं वो स्टैंडर्ड की नहीं है। दोनों में अगर कोई एक आदमी स्पूरियस ड्रग 0.04 कितना % है, क्योंकि 72,000 करोड़ की मार्केट है। बिल्कुल। और ये 5 से 10% जहाँ स्टैंडर्ड की दवाई नहीं है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है पेशेंट के लिए? देखिए, हर पेशेंट जब कभी भी कोई भी दवाई खरीदते हैं, उनको कल एक ही जो चिंता की बात होनी चाहिए कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं इस दवाई से। सो स्पूरियस मेडिसिन लाइफ ले सकता है, आपका जान ले सकता है। तो स्पूरियस मेडिसिन यदि 0.04% भी है, एक चिंता की बात है। ये नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को जीरो टॉलरेंस स्पूरियस मेडिसिन की होनी चाहिए। बट तंत्र में चलिए हम लोग एक ऐसा सोच सकते हैं कि 0.001% हो सकता है, एरर वगैरह स्पूरियस में आ सकता है। लेकिन आज के दिन में स्पूरियस मेडिसिन बहुत ही खतरनाक है और 0.04% भी हमारे अनुसार बहुत ज्यादा है। ये घटना चाहिए और इसका मतलब जो आंकड़े हैं वो दिखना चाहिए कि वो घट रहा है। और जहां तक डॉक्टर गुप्ता स्टैंडर्ड की बात है कि 500 मिलीग्राम की गोली के बदले में उसमें 490 मिलीग्राम गोली थी, या उसकी जो क्वालिटी या स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग इज नॉट परफेक्ट, उससे क्या नुकसान हो सकता है? अगर क्वालिटी इज नॉट परफेक्ट तो उसकी वजह से हमारी जो एफिकेसी है, जिस मर्ज के लिए दवाई दी जा रही है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि कम क्वांटिटी होने से एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता, एक प्रेस्क्राइब लिमिट होती है, उसी के अंदर में वो उस दवाई को दिया जाना चाहिए। अदरवाइज इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड ड्रग एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जगत शेट्टी जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं क्योंकि जो बताया जा रहा है कि 10% दवाइयां स्टैंडर्ड की नहीं है, विच इज अ बिग नंबर। 0.04% दवाइयों में दवाई ही नहीं है, वो तो पूरी फेक ड्रग है, स्पूरियस ड्रग्स हैं। एज ए कंज्यूमर, अगर मेरे को कोई दवाई खरीदनी है तो मुझे कैसे पता लगे जो मैं दवाई खरीद रहा हूँ वो असली है कि नकली है? 3 से 5% नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स है। वो एक आदमी, हर लोग समझना चाहिए नॉट ऑफ स्टैंडर्ड और स्पूरियस में क्या डिफरेंस है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पूरियस हम बोलते हैं एज पर आवर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ आवर कंट्री। वो क्या बोलता है? इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, नहीं तो ये इमिटेशन है, नहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन है बाय दूसरा ड्रग से, नहीं तो ये रॉन्गली क्लेम दैट वो दूसरा मैन्युफैक्चर का नाम बना के उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग किया करके, ये सब भी स्पूरियस होता है। ये सबस्टैंडर्ड में क्या होता है? 3 से 5% सबस्टैंडर्ड है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर क्या होता है, ये थोड़ा देख लीजिए, वो टैबलेट चिपिंग होता है, वो भी सबस्टैंडर्ड बोलते हैं। लिक्विड में 100 ml के मुताबिक 80 ml 85 ml है, तो वो भी सबस्टैंडर्ड बोलते हैं। मगर एक्चुअल इंग्रेडिएंट क्या है, वो भी 0.1 to 0.4% एज पर आवर माई स्टेटिस्टिक्स ऑफ दिस वन वी हैव फाउंड अबाउट दैट। से 500 मिलीग्राम रहना चाहिए,
उसमें 90% से कम रहे तो वी टेक इट एज सीरियस। डाउट हो गए तो दे कैन सेंड टू लेबोरेटरीज ऑफ स्टेट, देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, एंड दे कैन गेट इट टेस्टेड। There is nothing, it is not that easy to identify. I agree that spurious नकली है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए इतना इजी नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है कि एक पेशेंट तो जाके लेबोरेटरी में नहीं भेजेगा, वो तो डॉक्टर ही भेजेगा। मैं सिंपल सवाल पे आ रहा हूँ आप दोनों के पास में। सबसे पहले कितना इंपॉर्टेंट है दवाई के ऊपर में पढ़ना कि ये ड्रग एक्सपायरी डेट क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और ये भी देखने का है कि आप ऐसा दवाई ले रहे हैं जिसका एक्सपायरी डेट काफी दूर है, ऐसा लेना चाहिए। ये नहीं कि आज आप कुछ ऐसा दवाई ले रहे हो जिसका एक्सपायरी डेट 4 दिन में खत्म होने जा रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए। एक्सपायरी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक कर रहे हैं। जी। अगर कई लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट लोग क्या करते हैं कि एक्सपायरी ड्रग के बाद में उसको जो नेल रिमूवर जो एसीटोन होता है उससे एक्सपायरी ड्रग की लाइन मिटा देते हैं ताकि लोगों को पता ना लगे। तो इसका मतलब है कि एक्सपायरी ड्रग का लिखा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक्सपायरी ड्रग शुड बी देयर ऑन द लेबल। दूसरा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई अगर कोई केमिस्ट देता है या फार्मासिस्ट देता है तो गैरकानूनी है। गैरकानूनी है, बिल्कुल गैरकानूनी है। हर पेशेंट को या केयर गिवर को ये देखना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को, कि कोई भी दवाई जो प्रेस्क्रिप्शन दवाई है वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन का कतई ना ले कभी। व्हाट अबाउट बिल? अगर केमिस्ट कहता है कि मैं बिल नहीं दे रहा तो नहीं, ये तो बहुत ही घोर अन्याय है। हर दवाई का ट्रांजैक्शन का एक रिसीट जरूर मिलनी चाहिए, अनिवार्य है ये। और उपभोक्ता मांगे या ना मांगे, उस दुकानदार का जिम्मेदारी है कि वो रिसीट काट कर दे, ताकि ये पता लगे कि उसका प्रेस्क्राइबिंग डॉक्टर कौन थे, उनका प्रेस्क्रिप्शन किसने लिखा था, वो किस समय किस तारीख को लिया है, इसको सही ढंग से सही ब्रांड का दवाई लिया है कि नहीं, उसका ब्रांड का कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप एक कंज्यूमर हैं और एक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज के बाद में जब भी आप कोई दवाई लेने जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको दवाई के अंदर में एक्सपायरी डेट देखनी है, आपको उसका बिल लेना है, उसका बैच नंबर देखना है, ताकि अगर बाद में जाके कोई भी केमिस्ट डेयर नहीं करेगा नकली दवाई देने के लिए बिल के साथ में, वो हमेशा बिना बिल के ही नकली दवाई पास ऑन करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको जो दवाई मिल रही है वो असली है और वो इफेक्ट करेगी। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रहेगा, कहीं जाइएगा मत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में नकली दवाओं का कितना बड़ा कारोबार है, इसका कोई सही आंकड़ा नहीं है। कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि ये बाजार कई हजार बिलियन डॉलर्स का है। कुछ वक्त पहले ऐसी दवाओं को कई नाम दिए गए, जैसे सबस्टैंडर्ड, स्प्यूरियस, फॉल्सली लेबल्ड, फॉल्सिफाइड और काउंटरफेट मेडिसिन्स। बहरहाल जो भी हो, ये सभी दवाएं किसी भी बीमार के लिए काल से कम नहीं है। ये सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन सच यही है कि एशिया नकली दवाओं के कारोबार में नंबर 1 पर है। तो अब हमारे और आपके लिए रास्ता शायद यही है कि हम दवाएं खरीदते वक्त ज्यादा सतर्क और होशियार रहें। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे दवाइयों के बारे में कि कैसे पता लगे कि दवाई असली है कि नकली है। इंपॉर्टेंट यही था कि प्रिस्क्रिप्शन और बिना एक्सपायरी ड्रग के और बिना बिल के आप दवाई मत खरीदें। डॉक्टर गुप्ता, आजकल नया फैशन है, सब केमिस्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं कि डिलीवरी एट होम, और हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कि डिलीवरी एट होम। डिलीवरी एट होम का मतलब है कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं देखेगा, एक आदमी आएगा, नौकर घर में आके दवाई डिलीवर कर देगा और पैसे ले जाएगा। क्या ये कानूनन अलाउड है? कानूनन अलाउड नहीं है। और हमको दवाई केमिस्ट की शॉप से, जो लाइसेंस्ड केमिस्ट हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, वहीं से दवाई खरीदनी चाहिए। और घर पर दवाई मंगाकर और उसका बिल लेने में हमको ये नहीं पता चलेगा कि केमिस्ट और फार्मासिस्ट जो दे रहा है दवाई, वो हमारी दवाई क्या प्रॉपर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर रखी गई थी, क्या ये लाइसेंस्ड ड्रग आ रहा है, और क्या ये अनऑथराइज्ड तो नहीं हो रहा, या बीच में लाने में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो ध्यान रखिए, आप भी ऐसे चक्कर में ना फंसे कि आप घर से फोन कर रहे हो केमिस्ट को कि दवाई घर में भेज दे। दवाइयाँ गलत भी हो सकती हैं, नकली भी हो सकती हैं, और वो बिना केमिस्ट, बिना फार्मासिस्ट की वो दवाइयाँ आपके घर में आ रही हैं। सवाल जब उठाई है, डॉक्टर गुप्ता ने उठाया है बिजॉन, कि इन्होंने बोला है केमिस्ट वर्सेस फार्मासिस्ट। मैं तो जिस भी दुकान में गया हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ,
लेकिन मैं जब भी किसी दुकान में जाता हूँ वहाँ मुझे तो फार्मासिस्ट दिखाई नहीं देता। वहाँ पे तो केमिस्ट बैठे होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती और वही दवाइयाँ बांटते फिरते हैं। तो इसके लिए क्या एक्शन पॉसिबल है? क्या अगर एक दुकान में कंज्यूमर जाए और उसको फार्मासिस्ट ना मिले तो क्या कंप्लेन करे, किसको कंप्लेन करे? ड्रग कंट्रोलर के पास, जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है, उनके पास तुरंत नालिश किया जाए। बिकॉज हर दुकान में ये डिस्प्ले होने चाहिए कि हमारे फार्मासिस्ट है कौन, उनकी फोटो के साथ डिस्प्ले हो। तो कई जगह पे जहां पर हम नहीं देखते हैं कि वो व्यक्ति वहां उपलब्ध हैं, जब हम दवाई खरीद रहे हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं उस दुकानदार को कि कहाँ है आपके फार्मासिस्ट, ये व्यक्ति दिख नहीं रहा है, आप प्लीज उनको सामने लाइए। तो कई दुकानदार के पास तो होते हैं जो फार्मासिस्ट तुरंत सामने खड़ा कर देते हैं, लेकिन कई दुकानों में हम देखे हैं वो बोलते हैं वो अभी कहीं गए हैं, अभी आते ही होंगे। तो वो अलाउड नहीं है कि वो यदि चले जाते हैं दुकान छोड़कर तो तुरंत आपको सारे डिस्पेंसिंग बंद करना चाहिए। गण गुप्ता, आप फार्माको विजिलेंस में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो जी। अगर मेरे को एक दवाई दी और मेरे को एक दवाई का नुकसान होगी, मुझे लगता है कि इस दवाई से शायद मेरे को नुकसान हुआ है और मैंने अपने डॉक्टर को बता दिया, तो क्या मैं डायरेक्टली भी इसको रिपोर्ट कर सकता हूं और पता लगा सकता हूं कि ये साइड इफेक्ट दवाई का है कि नहीं है? ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा प्रोग्राम फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, जहां मैं एडवाइज़र हूं। और हमारे ये हर मेडिकल कॉलेज में अभी हमारे पास 150 मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर हमने फार्माको विजिलेंस सेंटर एस्टेब्लिश कर दिए हैं। वो आपके नियर बाई जहाँ पे भी नियरेस्ट पॉसिबल फार्माको विजिलेंस सेंटर हो वहाँ उनको तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं और वो आकर सारी रिपोर्ट ले लेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। यानी कि एज ए कंज्यूमर अगर मुझे पता लगे कि मेरी दवाई का कोई साइड इफेक्ट हुआ है, हाँ, तो मैं खुद या मेरे डॉक्टर के माध्यम से ये मेरी सीधे भी कर सकते हैं। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन्फॉर्म करूं। जी, ये हमारी ऐसे ही हम नॉलेज करते हैं कि भाई इस ड्रग के इतने एडवर्स इफेक्ट हैं और अल्टीमेटली एक ड्रग कंट्रोलर पर एक एक्शन लेता है कि इस ड्रग की हमें ज़रूरत है या लेबल वार्निंग की ज़रूरत है या ड्रग विड्रॉ कर दिया जाए। सो अगर आप दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो फ़ोन पे दवाइयाँ मत खरीदिए, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके केमिस्ट के पास जाइए, वहाँ देखिए कि वहाँ फार्मासिस्ट है कि नहीं है, पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट, उसकी फ़ोटो को कंपेयर करिए तभी दवाइयाँ खरीदें। और उसको अगर आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि उसको वो नॉलेज है कि नहीं है। समय एक छोटे से और ब्रेक के बाद में फिर आपसे मुलाकात होगी और इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू रहेगा, कहीं जाइएगा मत। अक्सर बुखार या जुकाम होने पर लोग केमिस्ट से दवा लेने पहुंच जाते हैं। भले ही ये आपके कुछ पैसे जरूर बचा दे, लेकिन आप जान लीजिए कि ऐसा करके आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप दवा ले रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर या प्रैक्टिशनर नहीं है। ये बेहद घातक है। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवा लेते वक्त ब्रांड सब्स्टिट्यूट अवॉइड करें। यानी केमिस्ट अगर आपको पर्चे पर लिखी दवा की जगह किसी और ब्रांड की दवा ऑफर करता है तो फौरन मना कर दें, या पहले अपने डॉक्टर से उस दवा के बारे में पूछें। दवा खरीदते वक्त उसकी एक्सपायरी डेट तो चेक करें ही, साथ ही बिल लेना ना भूलें, क्योंकि बगैर बिल के ही आपको नकली दवा दी जा सकती है और ऐसी स्थिति में आपके पास उसका कोई सबूत भी नहीं होता। ब्रेक के बाद में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे आम आदमी को पता लगे कि मेरी दवाई असली है कि नकली है। जग शेट्टी जी, मैं आपसे कुछ रैपिड एक दो सवाल छोटे छोटे मुझे आंसर्स चाहिए। सबसे पहले, क्या ब्रांड सब्स्टिट्यूशन इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस है? कि अगर मैंने एक कंपनी की दवाई लिखी और केमिस्ट ने उसको दूसरी कंपनी की दवाई दे दी? नहीं, अभी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और शेड्यूल एच ड्रग्स। शेड्यूल ड्रग्स क्या है, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरा मेरा सवाल है कि बार कोडिंग क्या इंडिया में कंपलसरी होने जा रहा है कि हर स्ट्रिप के ऊपर में बार कोडिंग हो और आप एक नंबर पे फोन करो और आपको पता लग जाए कि मेरी दवाई असली है कि नहीं है? वो होना चाहिए। अभी एक्सपोर्ट के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है, सो इट हैज टू बी गुड। इट विल बी वेरी नाइस इफ इट इज डन। कंज्यूमर विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। तो इसके अलावा लास्ट मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई दवाई मार्केट में नई इंट्रोड्यूस होती है या बैन होती है, आप उसको डॉक्टरों को कोई कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो कैसे पता लगे डॉक्टर को कि दवाई बैन हो गई है? कोई आपका क्या मेथोडोलॉजी है अपार्ट फ्रॉम गिविंग एन एड इन द न्यूज़पेपर्स? अभी तो देखिए कंप्यूटराइजेशन एरा है। इमीडिएटली एसएमएस विल गो द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड सबस्टैंडर्ड और स्पूरियस इट इज नोन, द मोमेंट इट विल गो टू 25,000-30,000 पीपल इट विल गो, including the doctors, government and chemists, wholesale, everybody we are sending the SMS. There is a fast communication. That is the most important.
एक नया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में डिस्कशन चल रहा है और उन्होंने एक रिकमेंडेशन करी है, और वो रिकमेंडेशन अगर भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री पास कर देती है तो वो एक रूल बन जाएगा कि जितनी भी दवाइयां हैं डॉक्टर्स जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ताकि प्रिस्क्रिप्शन एरर्स ना हो। साउंड अलाइक ड्रग्स, रीड अलाइक ड्रग्स, लुक अलाइक ड्रग्स, बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन एरर होती हैं जहां पे आपने लिखा 0.4 और डॉक्टर ने 4 मिलीग्राम दे दी, नर्स ने 4 मिलीग्राम डिस्पेंस कर दी, या बिल्कुल एक जैसे एक वर्ड की डिफरेंस है और दो ब्रांड सेम नेम जैसे हैं। और ये भारत सरकार का जो मेडिकल काउंसिल का ये जो अगर ये रूल पास हो जाता है कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन एरर्स खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखिए कि अगर आप कोई दवाई खरीदने जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाइए, उसका एक्सपायरी डेट जरूर चेक करिए, उसके साथ में जो है बिल जरूर लीजिए, फोन पे ऑर्डर मत दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये दवाई मेरे को काम नहीं कर रही तो अपने डॉक्टर से बोलिए, या खुद आप मिनिस्ट्री की जो फार्माको विजिलेंस की जो वेबसाइट है उसमें जाके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।